नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको बता दें कि 12 बजे की जो आज की महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक जांच सौंपी थी और उस जांच का रिजल्ट आया है, जिस जांच में अब 3 बड़े अधिकारियों का निलंबन का आदेश आया है। आपको बता दें STF ने जांच की थी और कई शिकायतें मिल रही थी ARTO के खिलाफ। जो RTO विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मिलीभगत से न सिर्फ सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी बल्कि रिश्वत की बात सामने आई थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जांच के लिए आदेशित किया था और STF ने इसका जिम्मा संभाला था, जिसके बाद जांच की थी और STF की जांच के बाद अब एक्शन लिया गया है। 3 बड़े अधिकारियों को न सिर्फ निलंबित किया गया बल्कि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी जारी की है। आपको बता दें ये जो पूरी की पूरी जांच थी वो एक बोरंग गिट्टी जो लदे हुए ट्रक थे उनको पास कराने को लेकर के थी कि इनको पास कराने के एवज में ये एक रिश्वत ली जाती है, मोटी रकम ली जाती है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत हुई थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया था अधिकारियों को। और अब इस जांच का रिजल्ट आया है जिसमें लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के जो ARTO परिवर्तन है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर इस तरीके की शिकायतें मिलती रहती हैं कि जो अवैध जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं उनको पास कराने के लिए एक बड़ी रकम अधिकारियों को दी जाती है। साफ तौर पर इस पूरी कार्रवाई में ये बात निकल करके सामने आई है, जो STF की जांच थी उसमें भी निकल करके सामने आई है कि जो विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो बीच के मीडिएटर्स हैं उनके जरिए इस तरीके से जो तमाम जो ट्रक्स थे, ओवरलोडेड ट्रक्स थे, मोरंग के हो चाहे गिट्टी के हो या तमाम चीजों के हो, उनको पास कराने के एवज में एक भारी भरकम रकम दी जाती थी, जिसके चलते लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के ARTO का निलंबन हुआ है। विभागीय कार्रवाई जारी है। साफ तौर पर जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है और बताया जाता है कि अगर आप किसी भी काम में लिप्त पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है, ये जीता जागता एक नतीजा है कि आज 3 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, ARTO परिवर्तन पर चाबुक चला है, डंडा चला है और जिस तरीके की रिश्वतखोरी की बात सामने आई थी, जो आपने ब्रेक भी की थी, हमारे दर्शकों को आपने सबसे पहले दिखाई थी, अब उस पर कार्रवाई हुई है और रायबरेली ARTO परिवर्तन निलंबित कर दिए गए। क्या है, एक बार पूरा मामला फिर से जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए अखंड, जैसे आपने अवगत कराया कि लगभग अगर बात करें तो फतेहपुर और रायबरेली में ये सबसे पहले जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ था और फतेहपुर रायबरेली में लगभग जो अगर बात करें तो लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया लोगों के ऊपर। इसमें रायबरेली की अगर बात करें तो PTO रेहाना बानो और ARTO परिवर्तन अंकुश कुमार सिंह, ये दोनों के ऊपर जो है कार्रवाई की गई। और जब ये कार्रवाई हुई, जब मुकदमा पंजीकृत हुआ तो इसमें बड़े बड़े लोगों का नाम शामिल आ रहा था कि अपने अपने अधिकारियों की बचाने की कवायद चल रही है और ऐसे तमाम कवायदों के बीच में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा जब पंजीकृत हुआ था उसमें ये हालात थे कि STF ने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था खुद पार्टी बन करके और STF लखनऊ के जो SI रहे उनके नाम से मुकदमा पंजीकृत किया गया और ये मुकदमा लोकल थानों में, फतेहपुर जिलों में और रायबरेली जिले के लोकल अलग अलग थानों में पंजीकृत हुआ। और उसमें पंजीकृत होते ही कवायद हुई कि रात तक FIR तक नहीं मिल रही थी, मीडिया के हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर FIR आई, नाम सामने आया, तब तक कवायदें चल रही थी कि लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही और की भी जा रही थी। ये हमारे सूत्रों ने बताया कि की भी जा रही थी, भरपूर कोशिश की गई। जो उनके अपने आला अधिकारी या आला उनके लोक संरक्षण में जिनके ये अधिकारी काम करते थे, लेकिन सूबे के प्रधान ने एक अपना चाबुक चलाना शुरू किया और वो चाबुक चलने के बाद रिजल्ट ये रहा कि कल जो है एक बड़ा निलंबन सामने आया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि ये तीनों ARTO परिवर्तन को निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ विभागीय जांच भी कराई जा रही है। तो अखंड, अब इसका मतलब है कि अब आने वाले समय में आपको अभी हाल में तो कभी आप इस चीज से नहीं उबर पाएंगे और आप जीरो टॉलरेंस जो विपक्ष कहता है ना, वो अब आज सामने से देखने को मिल रहा है कि जीरो टॉलरेंस के तहत आप कितने भी बड़े अधिकारी हो, कितने भी बड़े आप कर्मचारी हो, अगर आपने गलत किया है तो उसका खामियाजा आपको इस सरकार में सूबे के प्रधान अगर इन्वॉल्व है तो वो आपको भुगतना है। उसके बाद रायबरेली में अखंड फिर से डॉक्टर यशवीर सिंह SP इस पे सशक्त हो गए
और उन्होंने फिर से कुछ और अवैध ट्रक चालकों को और ऐसे तमाम सारे अलग अलग थानों में उन्होंने फिर से एक मुकदमा थाना डी में पंजीकृत कराया और उसमें लगभग 2 दर्जन लोगों का नाम रहा। तो ये कार्रवाई जांच अभी भी चल रही है, जो क्षेत्राधिकारी अलग अलग है वो अपनी जांच कर रहे हैं। तो अखंड ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज कुमार सिंह और रिहाना बानो ये दोनों उस समय जांच के उसमें आए थे एफआईआर में। अब अंबुज कुमार सिंह जो है निलंबित किए गए। ये बड़ी कार्रवाई है और अखंड लगातार इसमें अभी भी जांच चल रही है। मेरे पास एक एफआईआर है और उस एफआईआर में अभी भी 23 से 24 लोग हैं जो ऐसे ट्रकों को पास कराने के नाम पर, ओवरलोडेड ट्रकों के नाम पर वसूली करते थे और एक्सीडेंट भी। देखिए अगर ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब नंबर 2 का काम होता है ना, तो लोग जो पीछे की नंबर प्लेट होती है उसमें मिट्टी लगाकर चल रहा है, तमाम सारे गैर कानूनी काम कर रहे थे, जिससे आने वाले समय में जो एक्सीडेंट हो रहे थे उनको भी लेकर के ये संज्ञान लिया गया। ये आज से नहीं लिया, ये पिछले 6 महीने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन जब उच्च आया तब ये कार्रवाई की गई और कल इस पर निलंबन आया है। जी लेकिन सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की, देखिए कि इतना बड़ा सिंडिकेट है, ये बिल्कुल सिंडिकेट कहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये कार्य चल रहा था तो क्या इसकी भनक और लोगों तक नहीं थी? क्या जो आरटीओ के बड़े अधिकारी थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी? परिवहन के जो बड़े अधिकारी थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर जानकारी थी तो वो लोग दबा ले रहे थे? क्योंकि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला आया उसके बाद पूरी तरीके से एसटीएफ को जांच सौंपी गई और जांच में जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आई कि उस जांच के बाद ही इन 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या क्या जो जिम्मेदार हैं उस जिले के जो जिम्मेदार है, क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंदी हुई है? क्या उनको दिखाई नहीं देता कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां तो जिले की होती हैं, चीजें वहां से निकल करके आगे जाती हैं। तो आखिरकार क्या इस सारे घटनाक्रम पर जो जिले के जो तमाम बड़े अधिकारी थे उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली थी? देखिए अखंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पट्टी बंधी भी थी और पट्टी नहीं भी बंधी थी। मैं दोनों चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एक बहुत अच्छा एक सॉन्ग है, ये पैसा सब कुछ कराता है ना, इस पैसे का ही पूरा खेल है। तो अखंड देखिए आप भी और हम भी, और जो कवायतें बचाने में थी, जो बचा रही है या जो आने वाले समय में काम कर रहे हैं, उन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा है और पैसे में बड़ी ताकत है। आप मतलब ये जान लीजिए कि अरबों खरबों रुपए की बात है खंड, ये एक दिन की वसूली नहीं है। इसका मतलब कि इससे पहले जो अधिकारी रहे होंगे तब से ये चल रहा होगा। मतलब तमाम सारे ऐसे कवायतें रही है जो शायद हमारे आपके लिए छोटे होंगे शब्द कहना, लेकिन जो विभाग का एक जिम्मेदार दिया जाता है, यही तो इंद्रवीर, यही तो सवाल है इंद्रवीर कि क्या हर चीज की जिम्मेदारी अब मुखिया के हाथों में ही होगी? मुखिया जब चाबुक चलाएगा क्या हर तरफ वही जाएगा? पूरे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाले देश की हर एक जिम्मेदारी अब इस मुखिया की ही होगी? कोई गलत काम कर रहा तो उस भी वो खुद जाकर के देखेगा? क्या अधिकारी क्या किस लिए बनाए गए, क्यों उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? इन्हीं सब चीजों के लिए सौंपी गई है ना, कि आप लोगों को जोन वाइज बांट दिया गया है। कम से कम आपके नाक के नीचे अगर इस तरीके का खेल चल रहा है तो आप उस पर क्यों नहीं रोक लगाते हैं? सबसे बड़ी बात है यही होता है कि इतने बड़े, क्या हमाम में सारे लोग, जो कहावत कही गई वही है, कह रहे नहीं रहे हैं, लेकिन क्या हमाम में सारे लोग वैसे ही है? क्या इतने सारे लोग हैं, आप लोग इतना चीजें जानते हो, देखते हो, और आपको जिम्मेदारी मिलती है जिले की, तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या चीजें गलत और क्या सही है, किस जगह पर गलती होती है? अगर अदना सा भी कोई व्यक्ति होगा तो उसको भी जानकारी होगी कि कौन कौन से अवैध काम होते हैं, और सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी बनती है प्रायोरिटी बेसिस पर कि उन अवैध कामों पर घंटा चलाया जाए। लेकिन जो भी आता है न जाने क्या हो जाता है उसको, कि एक ऐसे जाल में खुद ही वो फंस जाता है कि वो आंखों पर पट्टी बांध करके चुपचाप बैठ जाता है, और इस तरीके की गतिविधियां लगातार उनकी आंखों के पट्टी बंदी होने की वजह से उनके नाक के नीचे लगातार होती रहती है, वो आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। अब प्रदेश का मुखिया हर चीज करेगा, आरोपी को पकड़वाएगा। पता चला धर्मांतरण का एक आरोपी है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? एआरटीओ अगर कुछ गलत काम कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोई मकान पे कब्जा कर ले रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उसमें आते हैं तब जाकर के उसका मकान पे कब्जा हट पाता है। तो आप लोग क्या करते हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मतलब केवल मुख दर्शक बने बैठे हुए, क्या कोई मतलब ही नहीं है? आप लोगों को कोई मतलब नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप अपने पद पर बैठ करके? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार हर चीज की जिम्मेदारी के लिए, हर बात के लिए आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देखना है कि वहां से कुछ निर्देश मिलेगा, दिशा निर्देश मिलेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, एफआईआर होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इंद्रवीर आप बहुत सारी चीजें कहते हैं और रायबरेली पुलिस ने बहुत से अच्छे काम किए भी हैं,
लेकिन सवाल ये होता है कि क्या जो सीनियर अधिकारी है वो जब कोई कार्रवाई की बात करता है तो क्या नीचे जो महतात है उसके क्या आंखों पर पट्टी बांध करके सो जाते हैं? क्या कोई मतलब नहीं उनको? क्या उनके आदेशों का कोई मतलब नहीं मानते हैं क्या इंद्रवीर वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आदेशों के पालन कराते हैं। और जब से, जैसे मैंने बताया कि लगभग 1 डेढ़ साल होने वाला है एसपी जब से आए हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, इन्होंने अपनी कार्रवाई करी और इस कार्रवाई के बीच में तमाम सारे पहलू भी आते हैं और नहीं, तमाम वही वही सारे इंद्रवीर, यही सवाल है कि जो क्या हर पहलू चीज आते हैं उन जैसे पहलुओं को मुख्यमंत्री योगी दरकिनार आदित्यनाथ करते करेंगे तो क्या यशवीर सिंह करेंगे? क्या सारी चीजें और क्या करेंगे लोग? अगर मैं आपको जो भी पहलू आते हैं, चाहे वो जितना बड़ा पहलू रहा हो, उसको दरकिनार करते करते हुए यशवीर सिंह अपनी कार्रवाई करते हो, सीधे सीधे कहते हैं। देखिए, आप पुलिस के मामले में इंटरफेयर ना करिए, बाकी आप कुछ भी कहेंगे तो मैं एक बार सुन सकता हूँ, लेकिन पुलिस के मामले में इंटरफेयर उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और पुलिस के मामले में अब वो पहलू उनके पास जाते भी नहीं है जो पहलू जाते थे ऐसी सिफारिश लेके। अब वो जान गए हैं कि ऐसे एसपी जो रायबरेली में है वो तमाम सारी गतिविधियों पे अपनी नजर खुद से बना के रखते, कार्रवाई करते और कई सारे मामलों में हमने कार्रवाई देखी भी है। और इन्होंने इस बड़े एक गैंग के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई करी, जिसमें चाहे वो लालगंज में एफआईआर एसटीएफ में दर्ज कराया हो, चाहे वो डी में हुआ हो, चाहे वो और तमाम थानों में किया गया। तो ऐसे तमाम कार्रवाई देखने को मिली और वो करते रहो, चूंकि जो पहलू भी आते हैं इनके सामने, अगर सिफारिशें भी आती है तो वो सिफारिश को दरकिनार करते हुए वो अपना चाबुक चलाते नजर आ रहे हैं और वो चला भी रहे। जी बिल्कुल चलाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट है, पर उनके अब मातहत हो या फिर और अन्य जो अधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जिम्मेदारी मिली है तो उसको किस तरीके से निभाना है, और अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो प्लीज कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, या फिर हो सके तो कहीं अपना और ट्रांसफर करा लीजिए जहां इस तरह की कोई जरूरत ना पड़ती हो। क्योंकि ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे चीजों में गड़बड़ी हो जाती है, बहुत सारी स्थितियां खराब हो जाती है, परेशानी आती है, लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ हरदोई से बने हुए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अखंड, आज हम बताना चाहेंगे कि हरदोई जनपद में आजकल जो सोशल मीडिया पर अभद्रता छाई हुई है, कहीं पर महिलाएं टिकटॉक का वीडियो बना रही हैं, कहीं पर डांस करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आज भारत सरकार में एक ऐसी बेटी है जिसने हरदोई जनपद में एक जिला उठाया है कि यहाँ पर जिनको घर सर्प निकलते हैं उस सर्प का रेस्क्यू करने के लिए वो रिया बेटी कहा जाता है, उसने कई सर्पों का रेस्क्यू भी किया। आज हम चूंकि लेट पहुंचे हैं, वो एक सांप का रेस्क्यू करना था, हमारे पास फोन यहीं से गया था कि आज हम सांप का रेस्क्यू लाइव करेंगे और हम लाइव भी दिखा भी देते, लेकिन चूंकि आज हम देर से पहुंचे, सांप का रेस्क्यू हो चुका था। और हमारे सामने आज वो रिया बिटिया है जिसने उस सांप का रेस्क्यू किया है, और कैसे किया थोड़ा हम समझ भी लें, वो रेस्क्यू करके दिखाएगी उस सर्प का। आइए, क्या नाम है बेटा आपका? सामने आ रहा है प्रिया कुमारी। तो आपने ये सांप रेस्क्यू करके किस तरह की करती है? क्या कोई ट्रेनिंग ली आपने? ये ट्रेनिंग कितने दिनों की है? 5 महीने हो गए हैं। अभी तक आपने कितने सांपों का रेस्क्यू किया है? आपको डर नहीं लगता है? आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे सर्प को लेकर? मारे ना। आपके गुरु कौन है? सर, ये जो बेटी आपके साथ में खड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सर्प का रेस्क्यू करती हैं, एक समाज के लिए अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि ये वन विभाग का काम है, वो काम ना करके आप लोग काम स्वयं कर रहे हैं, एक अच्छा करते हैं, जो है ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। तो सर, आप क्या कहेंगे? सभी लोगों से हम निवेदन यही करते हैं कि जवान उनको भी रहने का बराबर का हक है, अधिकार है, और उनको बचाने के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहते हैं। मैं बबलू जितेंद्र दास, स्नेक रेस्क्यू टीम हरदोई से। ये रिया बिटिया है, इसकी ट्रेनिंग 4-5 महीनों से लगभग ट्रेनिंग भी चल रही है और पढ़ाई भी कर रही है, और कोशिश हमारे विभाग में ही उसको कोई न कोई आगे जगह मिले और समाज की सेवा करे। हमारा तो यही मानना है कि आजकल जमाने में देखा होगा कि बहुत सी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनकी रास्ता गलत पड़ जाती है, हालांकि सभी नहीं होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो रास्ता गलत पकड़ लेती हैं, उसके बाद में वीडियो उल्टी सीधे बना के सोशल मीडिया पे डालती रहती है। तो हमारा यही कहना कि ऐसी बेटी एक निकर के हरदोई जिला में हमारे सामने जो आई है, तो जरूर कुछ न कुछ इसके दिमाग में अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं से भावनाएं आई, और ये बहुत अच्छा है बेजुबान जीवों को बचाने के लिए, समाज के लोगों को सुरक्षित। ये बेटी किस क्लास में पढ़ती है? ये 10th क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई भी चल रही है। अब अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान अच्छे से दे रही हैं। बाकी ट्रेनिंग हमें उनको ये करवाता है क्योंकि आगे चल के इनको बेजुबान जीवों को बचाना है। और अभी तक इन्होंने 110 सांप और लगभग 99 नम्बर जो होते हैं उन्हीं को मैं रेस्क्यू करने की इजाजत देता हूँ। जो जितने होते हैं उनको रेस्क्यू करने की अभी मैं इजाजत नहीं देता जब तक ये
क्या आप आशा में कुछ दर्शकों जो सांप का आज रेस्क्यू किया उसका थोड़ा रेस्क्यू करके दिखलाएंगे चैनल के माध्यम से? हाँ, रेस्क्यू करके दिखलाएंगे जो सांप रेस्क्यू आए हैं उसको पहले हम आपको जी जी, थोड़ा दिखलाइए। थोड़ा जानकारी अखंड जी एक लाइव रेस्क्यू से दिखाइए, उस बेटी ने रेस्क्यू किया है जो कैमरा एक कैमरा लिया है। देखिए लाइव जो इस सर्व का रेस्क्यू किया इधर लिया है। और देखिए अगर ये देखिए ये नाग है, इसका रेस्क्यू करके आज ही लाया गया है और ये बेटी इसका रेस्क्यू करेगी। साथियों, ये सांप जो है नॉन वेनमस है, रेड स्नेक इसको बोला जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेनम नहीं होता है और इसको छोड़े दे रहे हैं किस प्रकार बिटिया देखो, ये पकड़ के इसको दिखाएगी आपको। ये देखिए लाइव रेस्क्यू हो रहा है। देखिए ये लाइव रेस्क्यू इस बेटी ने, ये देखिए लाइव रेस्क्यू हम आपको दिखला रहे हैं। ये इस बेटी ने लाइव रेस्क्यू किया है इस सब का। ये बेटा आप कहाँ से रेस्क्यू करके लाई आज? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ लाई हैं? कोड़रा से लाई हैं। तो आपको डर नहीं लग रहा क्या? अच्छा अच्छा। तो ये अगर आदर्श एक सवाल ले लीजिए, क्योंकि आदर्श एक सवाल ये ले लीजिए कि आखिरकार देखिए ने सबसे पहली बात इन्होंने कही थी कि सांपों को मारे ना, सबको जीने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। तो आखिरकार क्या हमारे दर्शक हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जो श्रोता है हमारे, उनके लिए क्या ये एडवाइस करेंगे कि अगर इस तरीके की चीजें कहीं उनको सांप दिखता है तो क्या स्टेप उठाए, किस तरीके की चीजें करें कि जिससे ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि उसको मारने के लिए लोग उत्सुक हो? क्या करें, वो क्या उपाय अपनाने चाहिए? इसके लिए तो हम बताना चाहेंगे यही कि सांप जो है अगर किसी के घर में दुकान में कहीं पर भी अगर निकल आते हैं तो वहां से वन विभाग के पास फोन किया जाए या फिर स्नेक रेस्क्यू टीम जो है उनके पास फोन किया जाए। अगर वहां फोन किया जाए, इनको पता रहना चाहिए कि बहुत से सांप ऐसे उनके घर एंटीवेनम जैसी दवाइयां बनती हैं और पर्यावरण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हालांकि देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत जरूरी है। किसानों के लिए चूहे मेढक चूहा वगैरह जो है खेतों को बर्बाद करते हैं और खेतों में अगर ये अपना गुजारा करते हैं तो पर्यावरण सुरक्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए बचा रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई अगर तो मनुष्यों के लिए दिक्कतें बहुत सामने आ जाएंगी। ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आदर्श, बिल्कुल आदर्श आप स्टोरी कीजिएगा, लेकिन जितना महत्वपूर्ण बात बताई है इसका विशेष सही बात है। सबको ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज का उसके हिसाब से जीने का उसको अधिकार है। तो जो भी उपाय उन्होंने बताए उसको जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, कानपुर लगातार सबसे ठंडा रहा है। बहुत दिनों की बात की जाए तो लगातार कई दिनों तक, अगर कल के भी तापमान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कोई ठंडा क्षेत्र रहा तो कानपुर रहा। आज के हालात क्या है? क्योंकि आज भी राजधानी लखनऊ में कल 1 तारीख थी, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि धूप खिली हुई थी, लेकिन आज फिर गलन बढ़ गई है, ठंड है और धूप का नामो निशान नहीं है। क्या हालात है कानपुर में? क्योंकि लगातार कानपुर सबसे ज्यादा ठंडे होने की बात वहां से निकल करके सामने आ रही है। आज क्या हालात वहां पर है? अखंड, आप मुझे देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने कपड़े पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड बहुत ज्यादा है और गलन साफ तौर पर जो है महसूस मैं खुद कर रहा हूं। और आईएमडी का जिस तरीके से डाटा आया उसमें लगभग 5वें नंबर पर आज कानपुर है, जिसमें लगभग 7 डिग्री जो तापमान है वो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर जो है दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो है कानपुर ठंडा शहर जो है इस वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि गंगा का किनारा है और काफी क्षेत्र जो है कानपुर का ऐसा है जो खुला हुआ है, जहाँ से शीतलहर टाइप की अगर कहा जाए तो जो है कहीं ना कहीं शहर के अंदर प्रवेश करती है। और कई जगह, कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर कोहरा नहीं होता है और कई ऐसी जगह है जहाँ पर कोहरा होता है। तो जिस जगह पे जो है गाड़ियों का जो है आवागमन ज्यादा होता है तो वहाँ पर कोहरे की कमी देखी जाती है। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं, जो ऐसे अभी भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी कोहरा जो है, जो आवागमन है, जो गाड़ियों का आवागमन है, जो प्रदूषण नहीं है, तो वहाँ पर साफ तौर पर कोहरे की चादर जो है देखी जा सकती है। आपको बता दें कि आज ठंड के चलते कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी है उन्होंने आज फिलहाल जो है कल एक पत्र जारी किया था, जिसमें 12वीं तक के जितने भी स्कूल है उनको बंद कर दिया गया था। वहीं सबसे बड़ी बात बता दें कि ठंड का जो मौसम होता है कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए काफी परेशान करने वाला होता है, क्योंकि इस वक्त जो है कहीं ना कहीं बुजुर्गों की जो है मौत की संख्या भी बढ़ जाती है और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक से लेकर के ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं ये बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से लगभग आपको बता दें एक डाटा है, लगभग 63 मरीज हैं जो कार्डियोलॉजी में, जिनको हार्ट अटैक जो है आया हुआ था, जिनको जो इस समय कार्डियोलॉजी में एडमिट हैं। 15 ऐसे मरीज हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के हैं, जो इस समय जो है हैलट अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से जब एक व्यक्ति लाया गया था तो उसकी कहीं ना कहीं जो है मौत भी जो है हो गई थी। और लगभग 509 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल
ठंड को लेकर के इस तरीके से जो इससे संबंधित जो चीजें इसको लेकर के एक ओपीडी में जो है दिखाया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या है जो जो कानपुर में कहीं ना कहीं जो है बढ़ती चली जा रही है ठंड के कारण। और ये जो मौसम विभाग है उसका अभी कहना है कि इस तरीके की जो ठंड है फिलहाल अभी रहने वाली है। तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और सभी से अपील भी करता है कि क्योंकि ठंड ज्यादा है तो जो भी बचाव कर सकते हैं वो बचाव जरूर करें। अवनीश, आपने बताया कि ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी जरूर ली गई है, निर्णय लिया गया है, लेकिन ठंड जिस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बुजुर्गों को भी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देशित किया था कि रैन बसेरों का ठीक तरीके से इंतजाम किया जाए, अलाव की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ पानी वहां पर हो और गर्म कंबल की व्यवस्था की जाए। कानपुर में हालात कैसे, किस तरीके से रैन बसेरों में व्यवस्था की गई है? आपने फील्ड में उतर करके देखा कि कानपुर प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल अखंड, आप जानते हैं जिस तरीके से जो जिलाधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, वो खुद जाकर के जो है अपने विभागों की कमियां देखते हैं कि अगर कोई कमी विभाग कर रहा है तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। प्रतिदिन जो है शाम को एक किसी ना किसी जो है रैन बसेरे में जाते हैं और वहां पर किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है, कोई कमी है, कोई दिक्कत है तो उसको पूरा करने के लिए जो है अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार ठंड को बढ़ते हुए देखते हुए जो नगर निगम है वो सभी चौराहों पर, जितना भी नगर निगम का क्षेत्र आता है उन सभी चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था जो है नगर निगम के द्वारा की जा रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है इस तरीके की व्यवस्था जरूर की गई है। और ग्रामीण क्षेत्र है जो ब्लॉक के अंदर में आते हैं वहां पर जो है जहां पर प्रधानी होती है वहां पर प्रधान के द्वारा जो है कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही है। फिलहाल लोग जुटे हुए हैं अपने आप को जो है सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए। और खुद से स्वयं भी आपको बता दें कि लगातार आप अगर किसी भी चौराहे से निकलेंगे तो लोगों को जो भी ऐसी चीज जो ज्वलनशील है उसको जलाते हुए, आपको बता दें आग से हाथ सेकते हुए कहीं ना कहीं लोग साफ तौर पर दिख जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने सवाल किया कि प्रशासन का क्या रुख है, तो साफ तौर पर जो जिलाधिकारी है वो पूरी तरह से जो है ये सिक्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या जो है आम नागरिक को ना हो। बिल्कुल ना भी हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए भी गए हैं और कानपुर के जो जिलाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फील्ड पर तैनात होते हैं। और देखिए, अवनीश बता भी रहे थे कि हर दिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रैन बसेरे का निरीक्षण जरूर करते हैं। और कानपुर अपने आप में एक औद्योगिक नगरी है, वहां पर भी तमाम ऐसी व्यवस्था है कि बहुत सारे लोग आकर के बाहर रहते हैं। तो ऐसे में इस ठंड का प्रकोप है, उसके बाद औद्योगिक नगरी के बाद सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कहीं ठंड रिकॉर्ड की जा रही है तो कानपुर में रिकॉर्ड की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके के इंतजाम की बात की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वहां के जो जिलाधिकारी हैं लगातार उसको मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सरफराज हमारे साथ बने हुए हैं बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है बहराइच से आपकी? शेखर जी, आपको बता दें बहराइच में स्टार्ट हो चुका है ऑपरेशन भेड़िया, जो कल रात को 9 भेड़िया मारा गया है और वो अब तक में 13 लोगों को मार चुका है और 60 से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। और ये कॉम्बिंग लगातार सीएम योगी एक्शन में है और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। तो इससे अब ऑपरेशन भेड़िया जो स्टार्ट हुआ है ये बहुत ही अच्छा, और ये ज्यादातर रिहायशी इलाकों में जो है देखे जा रहे हैं, वही मारे जा रहे हैं जी। और सरफराज, एक चीज ये कहेंगे कि देखिए जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारी का जिस तरीके से तबादला हुआ, नए वन विभाग के अधिकारी आए हैं, बड़े अधिकारी आए हैं, जब ये आए उसके बाद इस पूरे कार्यक्रम को या इस तरीके के से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें तेजी आई है कि जो पहले वाले वन अधिकारी थे उनके ही समय से इस तरीके का कार्य या इस तरीके के जो ऑपरेशन थे वो लगातार चलाए जा रहे थे? नहीं, देखा जाए तो अब जो नए डीएफओ आए हैं ये अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, जो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया है और ये ज्यादातर रिहायशी इलाकों में जाके ये अपनी कॉम्बिंग कर रहे हैं, वहीं से ही सब कुछ है, ये अच्छा ही काम कर रहे हैं जी। अब बिल्कुल सरफराज, देखिए जिस तरीके से बता भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है अगर अधिकारी तेज तर्रार है और वो जानता है कि किस तरीके की चीजों को अपनाना है, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए, क्या पैतरे होने चाहिए, तो शायद उसकी वजह से उसको रिजल्ट बहुत जल्द दिखाई भी देता है। और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और जिस तरीके से वो आए और जो एक भेड़ियों का आतंक लगातार बहराइच में देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से सरफराज ने बताया कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए इस पूरे के पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं जो भेड़ियों का आतंक है उसका छुटकारा पाने के लिए जो अधिकारी आए हैं इन्होंने पूरी तरीके से कमर कस ली है। उसका रिजल्ट भी है कि शायद हफ्ते भर के अंदर ही एक और भेड़िया मौत के घाट उतारा जा चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी हो, जो भी उपाय करना पड़े वो उपाय कीजिए, पर भेड़ियों के आतंक से बहराइच के लोगों को छुटकारा दिलाइए। सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की?
बिल्कुल अखंड, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बस्ती में जिस तरीके से लगातार समुदायों के बीच में हंगामा देखने को मिलता है। फिलहाल आपको बता दें कि वो देर ही सही, लेकिन बस्ती के जो जिलाधिकारी है वो कहीं न कहीं एक्शन मोड पे है। उन्होंने आने के बाद अगर बात की जाए तो जो भी समाज के लोग हैं, चाहे अन्य समाज के लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं, सब लोग एकत्रित करके उन्होंने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में बैठने के बाद उन्होंने एक ये चीज़ क्लियर किया। उन्होंने ये बताया कि बस्ती में अब धारा 144 लगा दी गई है पिछले 2 महीने के लिए। आप बस्ती में धरना प्रदर्शन करना, किसी भी समूह को एकत्रित करके कोई सभा करना, उन सभी पे पूरे तरीके से रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो हंगामा देखा गया बस्ती में, कहीं न कहीं बस्ती में धार्मिक उन्माद बढ़ते हुए देखते हुए इस तरह की चीज़ों को देख के किया गया। लेकिन क्योंकि बस्ती में जो हंगामा था, वाक़ई में वो हंगामा, अगर बात की जाए कि आज़ादी के बाद से ये बस्ती के लोगों का मानना है कि इस तरह की जो हंगामा हुआ, ये पहली बार हुआ, क्योंकि लगातार 2 समुदाय के लोग आपस में आमने-सामने आ गए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने मीटिंग की, वहाँ पे कुछ पत्रकारों के साथ भी उन्होंने एक मीटिंग की, वहाँ पे और भी लोगों को बुलाया गया, कई धर्मगुरुओं को भी वहाँ पे बुलाया गया है। और जो पार्टी के जो लोग थे, चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो या और भी संगठन के लोगों को एकत्रित किया गया। सबसे बात करने के बाद उन्होंने ये क्लियर किया कि अब बस्ती में 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन आप नहीं कर सकते, कोई भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं कर सकते बिना अनुमति के, और कहीं भी आप जो है 10 से 15 लोग, संगठन के लोग, जैसे लोग एकत्रित होते थे या चाय पे चर्चा की जाती थी कह सकते थे, या कहीं भी किसी बर्थडे पार्टी वगैरह, लेकिन कहीं न कहीं अब पार्टी के लोग ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। अखंड। जितेंद्र, क्या थोड़ा देर से जागे हैं क्या? अगर पहले थोड़ा जाग गए होते, इस तरीके का एक्शन ले लिया होता, तो शायद क्या इस तरीके की स्थिति पैदा होती कि आजादी के बाद से, जैसा कि बस्ती के लोग बता रहे हैं कि आजादी के बाद से पहली ऐसी घटना है जब जहां पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए। तो क्या कुछ देर करने से पहले, वो तो बोलिए थोड़ा गनीमत है कि थोड़ा एक्टिव हो गए, संभल गए, जो अंकुश लगाना चाहिए था उसके लिए उन्होंने स्टेप ले लिया, एक्शन ले लिया। लेकिन सवाल है कि क्या ये चीज को, ये एक्शन को पहले नहीं लिया जा सकता था? क्या इस टकराव की, क्या कोई उस टकराव को किसी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इंतजार किया जा रहा था? बिल्कुल सही बात है कि हर जगह पुलिस अपने हिसाब से चीजों को, स्थितियों को भांप करके एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन लेता है, लेकिन क्या लगता नहीं है कि ये जो स्टेप आज लिया गया है, इसको कुछ दिन पहले भी लिया जा सकता था? शायद इतना कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल अखंड, जैसे कि जब इस बात की शुरुआत हुई थी, कहीं न कहीं हंगामा जब सोशल मीडिया पे बढ़ता गया, तो स्वाभाविक बात है, पुलिस प्रशासन की बात की जाए या बस्ती राजस्व विभाग की, सॉरी, डीएम की बात की, तो कहीं न कहीं एक्शन मोड में आना था। उन्हें, उन लोगों को इस चीज़ का इंतजार नहीं करना था कि आप ज्ञापन देंगे या सभी लोग एकत्रित होकर डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय पे आएंगे, आप घेराव करेंगे, वहाँ आने के बाद सारी बातें, स्वाभाविक बात है जो डिपार्टमेंट है वो कहीं न कहीं एक्टिव था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इस तरह की जो चीजें हो रही थी उस पर गतिविधि पर रोक लगानी चाहिए थी। आपके पास पूरा प्रशासन था, पुलिस प्रशासन है, अलाइव है, और डीएम के पास पूरी पावर है, वो क्योंकि जिले का मालिक है। स्वाभाविक बात है, आपको इतने दिन इंतजार नहीं करना था और आप तत्काल ऑन द स्पॉट कोई ना कोई आप जो है कार्रवाई इसमें कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेट ही सही, लेकिन फिलहाल अब बस्ती में जो अमन चैन है कहीं ना कहीं वो शांत है। पहले की तरह कोई माहौल नहीं दिख रहा है कि अब दोनों संगठन आपस में फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे किसी भी माध्यम से लोगों को एक दूसरे को तंज कसते हुए नजर आए, लेकिन अब पूरी तरीके से पूरा जो माहौल है जिले का अभी शांत है। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कुछ एक्शन लेकर के आए, और शायद इस एक्शन का नतीजा है कि जो माहौल है वो शांत है। इसी तरीके का शांतिपूर्ण माहौल बना रहे बस्ती में, इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अधिकारियों को। देखिए, ठंड है, इसको लेकर भी आप जरूर फील्ड में एक्टिव होंगे, लेकिन माहौल गर्म ना हो उसका भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया का जमाना है, आग की तरह चीजें फैलती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। फिलहाल बस्ती प्रशासन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किसी भी हरकत से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है भदोही से आज की? जी अखंड जी, अगर हम बात करें वाराणसी और भदोही की, तो वाराणसी में लगातार आप देख रहे होंगे तस्वीरों में नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें कि वाराणसी में कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो नए वर्ग पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो जो है कि तकरीबन कहीं न कहीं देखा जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ की संख्या में देखने को मिली है। लगभग 28 तारीख से ही वाराणसी प्रशासन बिल्कुल रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि काशी में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं 2025 में सबसे ज्यादा पूरे देश में देखने को मिली है। वही हाँ, अगर हम उसके साथ साथ भदोही की चर्चा करें तो भदोही भी कहीं ना कहीं व्यस्त दिखता हुआ नजर आया नए वर्ष पर। प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल जो है कि चौकन्ना रही और चौकन्ने पे लगातार चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही थी।
जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में या कहें काशी में भक्तों का तांता लगा हुआ है, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आज हालात क्या है, क्योंकि कल 1 तारीख थी, 28 तारीख से ही वहां पर इस तरीके का हुजूम देखने को मिला। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज वहां पर क्या किसी तरीके में भक्तों की लाइन में या वहां पर भीड़ में कुछ कमी आई है कि निरंतर लोगों की भीड़ लगातार काशी की तरफ मूव करती हुई अपने आराध्य के दर्शन के लिए बढ़ती हुई जा रही है? अभी भी भीड़ तो वही देखने को मिल रही, क्योंकि अभी दरअसल देखने को ये मिल रहा है कि कुछ दर्शनार्थी इसलिए नहीं आ पाए, भीड़ देख करके पसीने छूट रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं रुझान अब आज और कल भी देखने को मिलेगा। प्रशासन भी पहले भी कह चुकी है कि लगभग 2 से 3 जनवरी तक पूरी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद रहेंगे एवं जो रूट है कबाबा विश्वनाथ का वहां 2 क्विंटल फोन लगातार जारी रहेगा, जिससे कि जो भीड़ है भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सुविधाजनक दर्शन मिल सके। बिल्कुल अभिषेक, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और लगातार ये तस्वीरें दिखाते भी आए अभिषेक कि किस तरीके से पैर रखने तक की जगह काशी में नहीं, और जो भी इलाका है वहां पर केवल और केवल हुजूम दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए जो भक्त है वो बेताब है, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। कोई भीड़ में परेशान होकर के थोड़ा सोच रहा है कि आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन अभी भी तांता साफ तौर पर वहां दिखाई दे रहा है। अपडेट देते रहिएगा अभिषेक वहां पर काशी से, और किस तरीके की स्थितियां हैं वो भी जरूर बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं बिजनौर की खबर जो है कल की है। ये खबर कल एक शोरूम में कुछ लड़कियां जो है अपने परिवार के साथ कपड़ा देखने के लिए शोरूम में जाती हैं और उसी के पीछे एक सरफिरा जो नशेड़ी कहा जाएगा वो भी उनके पीछे पीछे जाता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर उन लड़कियों के पीछे जो है गर्दन पे चाकू रख देता है, उन लड़कियों में से एक के। और चाकू लगाने के बाद बाकी सब जो शोरूम के अंदर पब्लिक थी उनको सबको बाहर कह देता है कि मैं इसके गला काटूंगा, नहीं तो आप लोग सब बाहर जाइए। काफी देर तक ये ड्रामा चला, पब्लिक आक्रोश हो गई और शोरूम के बाहर जो है एक जमावड़ा लग गया। उसके बाद गश्त पे जो है पुलिस गश्त पे थी। इमरान, आवाज आ रही है आपको? इमरान का नेटवर्क कुछ इशू है, फिर से कनेक्ट हो गया। लेकिन देखिए किस तरीके की बात की, किस तरीके की खबर बता रहे थे इमरान कि एक सिर्फ युवक ने किस तरीके से, और उसके बारे में बारीकी से जांच पड़ताल की गई कि कहीं ये लड़की से जो है कोई रंजिश तो नहीं है या कोई इस लड़की से कुछ मामला तो नहीं है इस युवक का। तो बाद में ये पता चला कि वो लड़का एक नजीबाबाद मऊ जिले का रहने वाला है और वो जो है नजीबाबाद आया था ट्रेन के द्वारा, नजीबाबाद उतरा और उसकी जेब में पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसने ये देखिए किस तरीके के युवक है और किस तरीके की खबर इमरान बता भी रहे हैं कि एक युवक मऊ से आया था, उसकी जेब में पैसे नहीं थे, इस वजह से इस तरीके की उसने हरकत को अंजाम दिया कि 2 बच्चियां जो गई थी या जो 2 युवतियां गई थी उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया और मारने की बात कही। देखिए पूरा का पूरा ये ड्रामा साफ तौर पर देखें कि किस तरीके से ये ड्रामा नहीं, हंगामा मचने की बात किस तरीके से आई कि किस तरीके से लोग वहां पर ना सिर्फ इस खबर को देखने के बाद या इस दृश्य को देखने के बाद आक्रोशित हुए, बल्कि बाहर जमावड़ा लग गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया उस युवक को और इस युवक से जब ये पूछताछ की गई तो महज पैसे ना होने की वजह से उसने इस कृत्य को करने की बात कबूल की है। इमरान, नेटवर्क का कुछ इशू है, इमरान के साथ बाद में कनेक्ट होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इमरान ने जो खबर बताई अपने आप में ये दर्शाती है कि किस तरीके से लोग मानसिक रूप से कमजोर होते चले जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक युवक केवल और केवल पैसे ना होने की वजह से युवती के गले पर चाकू रख देता है और किस तरीके का एक डरावना सा माहौल, एक भय वाला माहौल वहां पर क्रिएट कर देता है कि तमाम जो लोग वहां उस शोरूम में मौजूद होते हैं वो एकदम से पैनिक वहां पर क्रिएट हो जाता है और हंगामा हो जाता है, उसके बाद लोग बाहर आक्रोशित हो जाते हैं। फिलहाल इस तरीके के युवक या इस तरीके की घटनाएं लगातार एक के बाद एक सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, जो बताती हैं कि किस तरीके से जो सामाजिक माहौल है या जो सामाजिक विचारधारा है, कुछ लोग किसी को या कहते हैं पॉपुलैरिटी के लिए कोई कर रहा है तो कोई अपने पैसा ना होने की वजह से इस तरह कृत्य कर रहा है, तो तमाम ऐसी चीजें देखने को लगातार मिलती है। लेकिन आपको एक खबर बता देते हैं, राजधानी लखनऊ से है और जितने भी लोग इंतजार में हैं
कि उनको जमीन चाहिए या उनको आवास चाहिए, उसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण बहुत जल्द एक बड़ी योजना लेकर के आ रहा है। सुल्तानपुर में IT सिटी, जहां पर 10,000 भूखंड जल्द से जल्द लोगों को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो जाएगी और मार्च में इसके लिए आम लोगों के लिए लॉटरी खुलेगी, क्योंकि अभी जो स्टार्ट होगा उसमें शुरुआती दौर में उन तमाम लोगों को, क्योंकि लैंड पूलिंग के माध्यम से पूरी की पूरी योजना लाई जा रही है, तो पहले उन लोगों को विकसित जमीन दी जाएगी जिनकी जमीनें ली जा रही हैं, 25% उनको विकसित जमीन दी जाएगी। पहले फेज में उन लोगों को जमीनें अलॉट की जाएंगी। उसके बाद तमाम जो लोग हैं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको भी लखनऊ में एक आवास लेना है, जमीन लेनी है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। मार्च तक IT सिटी जो एक कहीं ना कहीं जो बहुत दिनों से जिसका इंतजार था, उसकी लॉटरी निकलेगी और 10,000 भूखंड है, करीब 1 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़े कई एकड़ में पूरी की पूरी टाउनशिप डेवलप होगी और तमाम जो भी सुविधाएं यहाँ पर होंगी उनको यहाँ पर रखा जाए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।